दिया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो ये हुआ कि आरक्षण जो देना है हमको, ये जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वर्ग के आधार पर देना है। दूसरा चीज, अगर हम देखिए अब कौन आबादी हमारा पिछड़ा हुआ है या ओबीसी में हम किसको शामिल कर सकते हैं, ये शामिल करने का हमारे पास आधार क्या है? तो शामिल करने का हमारे पास दो आधार है। पहला सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ हो और दूसरा शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ हो। अगर कोई आबादी सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं और ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके आप इसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर अगर कोई जाति अच्छा स्थिति में है तो उस जाति को उस जाति मत कहिए, वर्ग कहिए, उस वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो सबसे पहला चीज जाति और धर्म के आधार पर नहीं दे सकते हैं। दूसरा चीज भाई अगर आरक्षण देना है तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए। ठीक है ना। ये दोनों के आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा आबादी पिछड़ा हुआ है और किसको आरक्षण का आवश्यकता है। अब अगर हम यहां से आगे चल के देखें तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि किसी भी हालत में आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो सीट सरकारी नौकरी है अगर उसके लिए वैकेंसी आया तो कितना भी हम सीट रिजर्व करें तो 50% से ज्यादा हम सीट रिजर्व नहीं कर सकते हैं। कहीं देखिए हमारे यहाँ जो आरक्षण मिला 27% किसको मिला? ओबीसी को। ठीक है ना। 7.5% किसको मिला? एसटी को। और 15% किसको? 15% एससी को। 27% ओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी। ठीक है ना। तो 15 7 22.5% इधर, 27% इधर, मतलब टोटल मिला है कितना हो जाता है? 49.5%। सर इसका मतलब कि ओबीसी ज्यादा ही। अब भाई 27% यहाँ तक तो हो गया। 27% इसको मिलेगा, 7.5% एसटी को और 15% एससी को, 50% हो गया। अब अगर हम 10% अगड़ा वर्ग को दे देते हैं तो कितना हो जाता है? 59.5%। मतलब 59.5% सीट हमारा रिजर्व हो गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना बच गया? मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि जो आरक्षण होना चाहिए तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% सीट बचना चाहिए। ठीक है। अब इसी को आधार बनाकर देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ था। अब मान लेते हैं कि इस आरक्षण का अगर हम बात करें कि इस समय जो अगड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया नरसिम्हा राव सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट क्या किया? उसको निरस्त कर दिया। लेकिन 2019 में जो संविधान का 103वां संशोधन हुआ और 103वां संशोधन के आधार पर जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10%। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त नहीं किया, कहा कि हमारे यहाँ अगर 27% ओबीसी को दे रहे हैं, 7.5% हम एसटी को दे रहे हैं, 15% हम एसटी को दे रहे हैं, तो 50% इधर हो गया और 10% अगर हम इसको भी दे दें तो 59% तो काम हमें हो ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर बना दिया गया कि भाई 50% से ऊपर आरक्षण नहीं कर सकते आप, ये बैरियर तो यहाँ टूट जाता है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त नहीं करता है। तो निरस्त काहे नहीं करता है? तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट किया था कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% सीट बचना चाहिए। मतलब सबको रिजर्वेशन देने के बाद भी, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के लिए 50% सीट बचना चाहिए। अब यहाँ देखिए उस समय जो आरक्षण दिया गया 10% अगड़ा वर्ग, उस अगड़ा वर्ग में सब कोई शामिल था, उसमें सवर्ण भी शामिल था, एससी एसटी वाला वर्ग भी शामिल था, मतलब सबको घुसा दिया गया था उसमें। ठीक है ना। तो जब सबको हम घुसा ही देंगे, अगर हम ओबीसी वाला आबादी को इसमें शामिल कर लें तो ओबीसी वाला आबादी को अगर हम शामिल कर लें तो इसको तो 27% वाले से नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो अब जो 50% सीट हमारा रिजर्वेशन के बाद बच गया, ठीक है, इस 50% में से 10% हम उसी को दिए जो इतना पर फाइट कर रहा था। मतलब इसमें हम ओबीसी और एससी एसटी को शामिल नहीं किए। मोदी जी के समय जो 10% दिया गया इसमें केवल और केवल जनरल कैटेगरी है, मतलब इसमें ओबीसी और एससी एसटी शामिल नहीं। ठीक है ना। तो अब जो 50% जो हम बचा के रखे जनरल कैटेगरी के लिए, वही 50% में से 10% हम उसको दिए ना। ठीक है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको लागू रखा कि भाई हमारा जो बैरियर है 50% वाला, ये बैरियर वहां टूट रहा था लेकिन ये बैरियर हमारा यहां नहीं टूटता है। ठीक है ना। तो ये चीज देखिए समझ का फेर था। क्या वो करना क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया
तो सरकार को भी समझ में आया कि अगर सवर्ण को अगर हमको आरक्षण देना है, अगर अगड़ा वर्ग को आरक्षण देना है, तो आरक्षण देने का प्रोविजन क्या होना चाहिए, तो हमको चलना कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। ताकि देखिए जब अगड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, नेचुरल है कि भाई विरोध भी होगा। जब पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिला था तब भी विरोध हुआ था, और जब अगड़ा वर्ग को आरक्षण हम देंगे तब भी विरोध होगा, ठीक है ना। और उस विरोध में सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे निरस्त नहीं करेगा, इसका भी हमको ख्याल रखना है, ठीक है ना। और यहाँ जो 103वां संशोधन किया गया, इस 103वां संशोधन में इसका ख्याल रखा गया कि हम यहाँ जो शामिल किए इतना छाट के बाकी बच गया 50%। अब इस 50% में मतलब हम जो रिजर्वेशन दिए ना, इस 50% में से उसको रिजर्व कर दी, तो ठीक है ना। तो बाकी इतना से 50% ना हो रहा है, और बाकी जो 50% सीट बच रहा है वाला पूरा में 10% दे रहे हैं, ठीक है। और इसी आधार पर अगर हम कहें तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये इसको निरस्त नहीं करता है, ठीक है। खैर इसको छोड़ दीजिए। अगर हम यहां से आगे बढ़ के देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ओबीसी कैटेगरी को जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण में से करना क्या है कि अगर हमें जाति को वर्ग माने तो जाति में हर व्यक्ति आरक्षण का हकदार नहीं होगा, ठीक है ना। पहले करना क्या है आपको, तो क्रीमी लेयर का पहचान करना है। मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई जाति है, कोई भी जाति मान लीजिए, मान लेते हैं कि यादव, ठीक है ना। इस यादव जाति में सबको सबको आरक्षण नहीं देना है, आरक्षण उसी को देना है जो आरक्षण का रियल होता है, ठीक है ना। अब करना क्या है, तो हमको क्रीमी लेयर तय कर देना, हिंदी में मलाई का परत कहते हैं। जैसे कभी फार्म भरते हैं, ठीक है ना, तो मांगा जाता है क्रीमी लेयर मांग दीजिए, ठीक है ना। ये इसी को हिंदी में हम मलाई का परत कहते हैं। तो जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग में से अगर हम मलाई के परत को निकाल देते हैं, अगर हम क्रीमी लेयर को निकाल देते हैं, तो जो बच जाएगा हमारा, ठीक है ना, वो आरक्षण का रियल हकदार होगा। अभी हम तय कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये तय करने का हमारे पास एक ही आधार होता है, आर्थिक। सरकार क्या की एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर दिया कि आप एक आयोग बनाइए, और आयोग ये तय करेगा कि क्रीमी लेयर का पहचान कैसे होना चाहिए। 1993 में जो भारत सरकार है हमारा, ठीक है ना, एक आयोग बनाता है न्यायाधीश रामानंदन की अध्यक्षता में। इनकी अध्यक्षता में रामानंदन, इसको रामानंदन समिति भी कहते हैं। और इसी रामानंदन समिति को यह जिम्मेवारी दिया गया कि क्रीमी लेयर के पहचान का तरीका बताइए। तो रामानंदन समिति ये बताया कि भाई इसके पहचान का आधार क्या होना चाहिए, आर्थिक। हमें आर्थिक पहले लगा देते हैं कि अगर परिवार का सालाना आय इतना से कम होगा तो उस व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा, और अगर इतना से ज्यादा होगा तो उसको हम क्रीमी लेयर में शामिल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ बैरियर लगा दिए कि 8 लाख सालाना, अगर किसी परिवार का आय 8 लाख सालाना से अधिक है तो उसको हम किस में मानेंगे, क्रीमी लेयर में। और अगर उसका परिवार का सालाना आय अगर 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना, तो उसको हम ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके उसको हम आरक्षण देंगे। और बाकी जो 8 लाख से ऊपर आय वाला वर्ग है हमारा, उसको हम जनरल में काउंट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो आरक्षण, लेकिन देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा झोल झाल है। अब ये जो आरक्षण मिला 10%, वो 10% में ये शामिल नहीं होगा, 40% बचा उसमें ही शामिल हो गया, ठीक है ना। अगर इसको हम शामिल, जैसे 8 लाख के बाद वाला जो निकल गया, ठीक है ना, तो वो तो दावा कर सकता है ईडब्ल्यूएस नंबर हमको जाना चाहिए, लेकिन इसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी को शामिल कर लिया गया था वहां नरसिम्हा राव में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था इसको, ठीक है ना। तो ये जो वर्ग हमारा जो क्रीमी लेयर में बाहर निकल गया, हम इसको ईडब्ल्यूएस का आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए हमको अलग जाति का पहचान करना पड़ेगा, इसकी जाति को हम आरक्षण देना चाहिए, ठीक है ना। और इसको भी अगर हम शामिल कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता, भाई जो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इसको सुप्रीम कोर्ट फिर से निरस्त कर देता। तो देखिए अब ईडब्ल्यूएस के लिए अब हकीकत ये भी है कि सब सरकार को वोट चाहिए, ठीक है। और वोट यहाँ पे जो भी कुछ होता है, ये देश के उत्थान से ज्यादा, समाज के उत्थान से ज्यादा वोट बैंक राजनीति होती है।